सुप्रभात। नमस्कार। आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आज व्याकरण के अंतर्गत लेखन कौशल के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु अपठित गद्यांश, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं अपठित गद्यांश संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरअसल लेखन कौशल वो विधा है जिसके अंतर्गत हम निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, अपठित गद्यांश, व्याकरण के अंश, साहित्य संबंधी अंश, अपने संदेश आदि को अपने शब्द शक्ति के जरिए प्रस्तुत करते हैं। यदि आप मुझसे संक्षिप्त में 2 शब्दों में अपठित गद्यांश के संबंध में जानना चाहें तो मेरे शब्दों में अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश गद्य साहित्य अथवा पद्य साहित्य अथवा किसी घटना या दुर्घटना का अथवा किसी भी रचना का अंश होता है जिसे पाठक ने न पहले कभी पढ़ा है अथवा उसे सुना है। ऐसे गद्यांश अथवा पद्यांश अथवा रचना या कृति को अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश कहते हैं। धर्मेंद्र पोद्दार। अपठित गद्यांश अंग्रेजी में इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। अपठित गद्यांश जो पूर्व अर्थात पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश पाठ्यक्रम पुस्तकों से अलग अन्य पुस्तकों से और पत्र पत्रिकाओं से लिया जाता है। कभी कभी यह मौलिक भी होता है। लाभ: इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भावग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके द्वारा विद्यार्थी रचनात्मक प्रतिभा में निखार लाता है। अपठित गद्यांश का चुनाव अधिकतर इस आधार पर किया जाता है कि वे शिक्षाप्रद हों, उनसे जीवन के विविध आयामों की शिक्षा मिलती हो। इनको पढ़कर बालकों का बहुमुखी ज्ञान बढ़ता है। जब वे निबंध आदि रचनात्मक कार्य करते हैं तो यह ज्ञान उनके लेखन को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाता है। अब प्रश्न उठता है, भाव कैसे ग्रहण किया जाए, भाव कैसे ग्रहण करें? तो मेरी सलाह से सर्वप्रथम विद्यार्थियों को चाहिए कि वे कम से कम 3 बार अपठित गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ें। पहली बार के बाद गद्यांश में दिए गए प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ने से भी भाव को समझने में सहायता मिलती है। कठिन शब्दों के अर्थ प्रसंग के अनुसार समझकर गद्यांश को 2 बार फिर से पढ़ना चाहिए और उसके मूल भाव को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके उपरांत जब आप इतने सारे कार्य कर लें, अब बारी आती है अपठित गद्यांश में दिए गए प्रश्न को हल करने की। तो प्रश्न हल करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण विचारों और शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अपठित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों पर गद्यांश में निशान लगा लें। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर पढ़कर उन्हें समझकर अपनी भाषा में लिखें। याद रहे, कभी भी अपठित गद्यांश को हूबहू न लिखें या उसकी नकल न करें। आपको उदाहरण आदि नहीं देने हैं। नंबर 4, अपठित गद्यांश की भाषा तथा उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करने से 50% अंक कट जाते हैं। यानी कि यदि आप अपठित गद्यांश के अंश को लिखते हैं तो आधे अंक आपके कट जाते हैं। अतः ऐसी गलती भूल से भी न दोहराएं, न करें। अतः उत्तर लिखने से पहले उत्तर एक बार अपठित गद्यांश से पढ़ लें और लिखते समय बिना देखे अपनी भाषा में लिखें। मैं बार बार सलाह देता हूँ, परामर्श देता हूँ, बताता हूँ कि उत्तर कभी भी अपठित गद्यांश के अंश से लेकर नहीं लिखने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में ही लिखने चाहिए। नंबर 5, यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक देना है तो वह मुख्य भाव के आधार पर संक्षिप्त रूप में 1 या 2 शब्दों में ही देना चाहिए। अधिकतर शीर्षक प्रारंभ की 4 पंक्तियों या अंत की 4 पंक्तियों में मिल जाते हैं। यदि विद्यार्थी चाहे तो पूरे अपठित अंश पढ़ने के बाद जिन विचारों को वो तूल देना चाहते हैं, जिस पर वो देख रहे हैं या समझ रहे हैं या मनन कर रहे हैं कि अपठित गद्यांश इस आधार पर लिखी गई है, तो शीर्षक को वहीं से छांट लेना श्रेष्ठकर होगा। नंबर 6, सारांश पूछे जाने पर गद्यांश का मुख्य भाव अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में दीजिए। लगभग कोशिश करनी चाहिए कि 2/3 शब्दों में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सार को शब्दों की परिधि में बांधकर लिखने के लिए कहा जाए तो उसे एक अनुच्छेद में लिख देना चाहिए। परीक्षा में कब करें? अब प्रश्न उठता है कि अपठित गद्यांश अब परीक्षा में हमको कब करना चाहिए? परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो मिलते हैं, विद्यार्थियों को उनका लाभ उठाना चाहिए और सर्वप्रथम कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं समय में पढ़कर अच्छी तरह मनन कर लें और फिर अपठित गद्यांश करें। परीक्षा में लगभग 250 शब्दों का एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रायः 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि प्रश्नों पर अपठित में छपे प्रश्नों का उत्तर वही मिल जाता है, लेकिन बच्चों को यह या विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर कभी भी वहाँ से निकाल कर न लिखें, बल्कि अपने शब्दों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपठित को भली भांति पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। कभी कभी व्याकरण या शीर्षक संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर वहीं छुपा होता है। आपको बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी से उन उत्तरों को ढूंढना है और फिर उसको लिखना है। शीर्षक का चुनाव करते समय ऐसा शीर्षक चुनिए जो कम से कम शब्दों में हो, जिसे पढ़ते ही अपठित गद्यांश के कथ्य पर प्रकाश पड़ता हो।
इसके उपरांत परीक्षा में व्यवहारिक व्याकरण पूछे जाते हैं, जिनका कहीं न कहीं संबंध सीधा या परोक्ष रूप में अपठित गद्यांश से ही होता है। व्याकरण के लिए 8 अंक नियत है। व्यवहारिक व्याकरण पर निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: विलोम शब्द या विपरीत शब्द, नंबर 1। नंबर 2, पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 4, विशेषण बनाना। नंबर 5, वाक्यगत अशुद्धियों का संशोधन करना। नंबर 6, मुहावरे और लोकोक्तियां पर आधारित प्रश्न। नंबर 7, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन करना। नंबर 8, लिंग एवं वचन परिवर्तन करना। नंबर 9, वर्तनी एवं वाक्यगत अशुद्धियों का संशोधन करना। प्रश्न पत्र में परिभाषा संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अतः पहले से ही अभ्यास कर इसे सटीक कर लेना अति उत्तम होगा। शेष अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, धन्यवाद।